Hello, my dear students. How are you all? This is Sonia Kaushik, and we are doing the chapter Fundamental Unit of Life, that is chapter number 5 from class 9th biology. अगर हम सेल बायोलॉजी की बात करें स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 12th, क्लास 11th एंड क्लास 9th एज वेल. क्लास 12th में जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 11th में जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट CBSE सिलेबस या HPSC सिलेबस की बात करें, सो दिस चैप्टर सेल बायोलॉजी इज़ इंक्लूडेड इन क्लास 11th एंड क्लास 9th. सो दिस इज़ अ बेसिक चैप्टर. लेट्स स्टार्ट करते हैं. तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको इस चैप्टर में ध्यान रखने हैं एग्ज़ाम से पहले, दैट वी विल डिस्कस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. स्टार्ट करते बेटा. सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. बिकॉज इसको फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा हमने, यहाँ बेसिक यूनिट क्यों कहा? क्योंकि बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा सेल से बने होते हैं, वेदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. चाहे वो एक सेल से बने हैं, बहुत सारी सेल से बने हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा? दैट इज़ सेल. ठीक है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. नेक्स्ट वी आर कमिंग. Who discovered cell? So Robert Hooke was the scientist who discovered cell, and he discovered cell from the coke of plant. ठीक है, जो बाहर की जो प्लांट की लेयर होती है बेटा, दैट इज़ रिजेंबल एज हनीकॉम मधुमक्खी के छत्ते जैसी उनको नज़र आई. सो दैट मीन्स इन 1665 तो रॉबर्ट हुक ने कहा कि जिस तरीके से एक हनीकॉम के अंदर अलग अलग ये कंपार्टमेंट्स जैसे बने हुए हैं, इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी सेल से बनी होती है. सो हु डिस्कवर्ड सेल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ध्यान रखेंगे आप. हु डिस्कवर्ड सेल? दैट इज़ रॉबर्ट हुक डन द डिस्कवरी ऑफ सेल इन 1665. ठीक है. एंड व्हाट इज़ सेल? सेल का मतलब क्या है स्टूडेंट? व्हाट इज़ सेल? सेल का मतलब होता है लिटल रूम. अगर हम इसको लैटिन लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब होता है लिटल रूम. ठीक है, क्योंकि जब उन्होंने हनी कॉम का स्ट्रक्चर देखा था स्टूडेंट, देखिए उनको कुछ, ये तो अनियन पील के अंदर आप देखिए, अनियन पील के अंदर जब उन माइक्रोस्कोप में देखा उन्होंने, ठीक है, तो उनको इस तरीके के स्ट्रक्चर्स नज़र आए. और हनी कॉम के अंदर भी दे कैन सी अ कंपार्टमेंट लाइक दैट. ठीक है, उनको इस तरीके से डिफरेंट कंपार्टमेंट्स जो है नज़र आए. सो दैट उन्होंने कहा कि ये जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, दीज आर सेल्स. ये क्या है? यहाँ पे सेल्स हैं. तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो आपको यहाँ से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है. वन, दैट इज़ हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल? सेल का मीनिंग क्या है यहाँ पे? सेल मीन्स अ लिटल रूम. ठीक है, छोटा से रूम को, दैट इज़ कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. नेक्स्ट कमिंग टू द डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, this is very important. Antony von Leeuwenhoek was the scientist who discovered it, who make it, and it makes easier to look the microorganism and microscopic things in microscope. So compound microscope, you can see this is eyepiece, this is body tube, this is objective lens, that is of three types, 40x, 10x and 100x. this is base and this is mirror को हम एडजस्ट करते हैं. ठीक है, ताकि लाइट वहाँ पर आए, क्योंकि आपको पता है हम जो भी चीज़ें देखते हैं दैट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन, जो भी हम स्लाइड रखेंगे वो रिफ्लेक्ट होगी, चीज़ें हमें दिखाई देंगी. ठीक है, चलिए. तो अभी तक हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान रखने के लिए क्या है? दैट रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665. नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप किसने बनाया था बेटा? हु डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप? ल्यूवेनहॉक. ठीक है, ल्यूवेनहॉक. उसके बाद बेटा बाद में पता लगा कि सेल के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड रीजन है, दैट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर, दैट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड ही नेम्ड इट न्यूक्लियस. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि एक डार्कली स्टेन्ड रीजन प्रेजेंट है सेल के सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं. देन फिर एक और साइंटिस्ट आए, विच साइंटिस्ट? पुरकिंजे ने कहा 1839 में, ही कॉइन्ड दैट टर्म प्रोटोप्लाज्म. उन्होंने एक टर्म दी प्रोटोप्लाज्म. अब बेटा सेल के अंदर सेल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है. ठीक है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. उस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है. न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. तो बच्चों अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को ऐड कर दें, सो इट विल मेक
fluid that is protoplasm. Protoplasm is a sum total of nucleoplasm and cytoplasm. मतलब whatever fluid is present inside the cell that is called protoplasm. Next important discovery is cell theory. Cell theory किसने दी थी बेटा? दो साइंटिस्ट थे, ठीक है. सेल थ्योरी कहती है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल. जितने भी प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं वो सब सेल से बने और सेल ही बेसिक यूनिट है. तो देयर वर टू बायोलॉजिस्ट, शिल्डन एंड शेवान. शिल्डन इन 1830 एंड शेवान इन 1839. तो उन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, और जो सेल्स है बेटा उन्हीं से डिवाइड होकर के नेक्स्ट न्यू डॉटर सेल्स बनती है, एंड दैट इज़ द बेसिस ऑफ ग्रोथ. ठीक है. उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट विर्चो. यहाँ पे विर्चो लिखे हैं, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट विर्चो. तो रॉबर्ट विर्चो एक और साइंटिस्ट आया जिन्होंने, जस्ट वेट, हाँ ठीक है, रॉबर्ट विर्चो एक और साइंटिस्ट आया बेटा जिन्होंने और ज़्यादा एक्सपेंड किया सेल थ्योरी को, और उन्होंने कहा कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो नई सेल्स बनती है वो पुरानी सेल से ही बनती हैं. ठीक है. तो विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1940 में. एंड और भी जो सेल के अंदर और भी जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, तो उनकी भी स्टडी पॉसिबल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद हो पाई. अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, तो देखिए बेटा हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की सेल्स, स्मूथ मसल सेल, जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन है इनवॉलंटरी है, जो हमारी मर्जी से काम नहीं करते, जैसे स्टमक है या बाकी जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन है, दैट कंटेन स्मूथ मसल. इनवॉलंटरी है, दे कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल. ब्लड सेल जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, यू नो RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट इन अवर ब्लड. ठीक है. ओवम आपको पता है फीमेल गैमीट है, स्पर्म यू नो मेल गैमीट है. ठीक है. बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो बोन की सेल यहाँ पर प्रेजेंट है. ओस्टियोक्लास्ट भी बोल सकते हैं इसको, या ओस्टियोब्लास्ट भी बोलते हैं. ठीक है. फैट सेल, यू नो एडिपोज टिश्यू इज अ टिश्यू इन विच फैट इज स्टोर्ड, तो वहाँ पे जो सेल्स होंगे दैट इज़ फैट सेल. एंड दिस इज नर्व सेल. नर्व सेल, इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट इन अवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो न्यूरॉन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ अवर brain and it is the longest cell of our body. very very important question. nerve cell हमारी बॉडी की longest सेल है. ठीक है. और इसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. ये जो हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अगर ये डायग्राम बेटा आपको एग्जाम में आ सकते हैं, न्यूरॉन का डायग्राम. सो ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर डेंड्राइट्स, राइट, दीज आर डेंड्राइट्स. और यहाँ पे आपको बीच में जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ न्यूक्लियस, एंड दिस ब्लू कलर स्ट्रक्चर, दिस इज माइलिन शीथ. ठीक है. तो ये ऊपर है, आप लिख लें डेंड्राइट्स. ठीक है. और बीच में ये आपको न्यूक्लियस है, और नीजल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं बेटा यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, सॉरी इसके. ठीक है. और ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है येलो कलर, दिस इज साइटोन. इसको साइटोन भी बोलते हैं, या आप सेल बॉडी भी कह सकते हैं. एंड नीचे वाले स्ट्रक्चर को, इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर को आप कहेंगे एक्सॉन. ठीक है. एक्सॉन में ये आपको ब्लू कलर की जो लाइनिंग नज़र आ रही है, दिस इज़ एक्चुअली माइलिन शीथ दैट कवर्स द एक्सॉन. ठीक है. दिस इज़ माइलिन शेथ या शीथ आप इसको बोल सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे एक और न्यूरॉन जब स्टार्ट हो जाएगा, तो दैट आर साइनेप्सिस दैट हेल्प्स इन कनेक्शन विद अनदर न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट्स. और माइलिन शीथ में आपको बीच बीच में गैप नज़र आ रहा होगा बेटा, दीज आर एक्चुअली नोड्स ऑफ रेनवियर, इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर. क्या फंक्शन है बेटा नोड्स ऑफ रेनवियर का? दे हेल्प्स इन यू कैन से फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस. ठीक है. आपको पता है हमारी जो न्यूरॉन्स हैं उनमें मैसेजेस कंडक्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस. तो फॉर दैट उनका फास्ट जो है ट्रांसमिशन हो मैसेजेस का, तो देखिए स्टेप वाइज ट्रांसमिशन होता है. सिर्फ नोड्स ऑफ रेनवियर के जगह पर ही ये आयंस जो है मूव करते हैं. सो आयनिक फॉर्म में मैसेजेस को जाना होता है. सो दैट वुड बी ईजी एंड फास्टर इन the neurons that have this node of Renviers. Okay. Wherever myelin sheath is not present, that region is called node of Renvier. चलिए कुछ और टॉपिक डिस्कस करते हैं. If we talk about some cells like Chlamydomonas की हम बात करें, that is a green algae. Chlamydomonas is a type of green algae. Algae is a type of प्लांट दैट हैव थायलॉइड बॉडी. इसमें रूट स्टेम लीव्स नहीं होती है, बट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट. इट कैन अंडरगो फोटोसिंथेसिस. सो ये प्लांट्स किंगडम के अंदर ही हम इसको रखेंगे, क्लेमाइडोमोनास. ठीक है बेटा. पैरामीशियम की बात करें, इसका स्ट्रक्चर स्लीपर जैसा होता है. स्लीपर एनिमलक्यूल भी बोलते हैं, सिलिएटेड बॉडी होती है. ठीक है. बैक्टीरिया की बात करें बेटा, बैक्टीरिया यू नो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर. ठीक है. तो ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं यहाँ पे.
ठीक है, ये यूकैरियोटिक है क्लेमाइडोमोनास, और बैक्टीरिया यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल है। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल से जो बने हैं। और अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, दैट मे बी फंजाई, प्लांट्स और एनिमल, दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर का मतलब है बहुत सारी सेल से वो बने हैं। फंजाई में एक आप यूनिसेलुलर फंजाई का नाम भी यहाँ नोट कर सकते हैं, दैट इज़ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट इज़ अ यूनिसेलुलर फंजाई। बाकी फंजाई जो है जैसे पेनिसिलियम है या एस्परजिलस है, ऑल अदर फंजाई आर दैट आर मल्टी सेलुलर। ठीक है बच्चों, चलिए। अमीबा इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उसमें पता है आपको इरेगुलर सी उसकी बॉडी होती है, कोई शेप नहीं होती है स्पेसिफिक। और हम बात करें तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स इसमें नज़र आते हैं, दैट इज़ सीडोपोडिया। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट में इसको लेंगे। ये जो इसके स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं फिंगर जैसे, दीज आर सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, और इनको फॉल्स फीट भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट भी बोलते हैं। यू कैन नोट इट डाउन। दे हेल्प्स इन फीडिंग एंड लोकोमोशन। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। तो अमीबा में वही है, इरेगुलर सी बॉडी है, सो इट कैन चेंज इट्स शेप। ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, उसी से ये मूव करता है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपने देखा होगा डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। लाइक हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, स्टमक का काम है टू डाइजेस्ट द फूड। तो डिफरेंट ऑर्गन्स, आइज़ का काम है देखना, नोज़ का काम डिफरेंट है, सभी ऑर्गन्स का काम डिफरेंट है। सो एवरी टिश्यू और एवरी सेल, एवरी ऑर्गन हैव डिफरेंट फंक्शन, दैट इज़ फॉर डिवीजन ऑफ लेबर। ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। सो दैट इज़ एक्चुअली डिवीजन ऑफ लेबर दैट हेल्प्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन बाय स्पेसिफिक सेल्स ओनली। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स के या डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट काम यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नोज़ की सेल्स की, तो दे हैव अ सिमिलर फंक्शन। आइज़ का सेल्स की बात करें तो दे हैव अ डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, तो दिस इन टेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन डू, हु डिस्कवर्ड सेल, यू नो रॉबर्ट हुक। एंड जब उन्होंने कॉक सेल्स को देखा या अनियन पील की सेल्स को देखा, तो उन्होंने नाम दिया सेल, दैट इज़ द लैटिन वन, लिटल रूम उसको बोलते हैं। And next question, why is the cell called the structure and function unit of life? Because every living organism, whether it is unicellular, multicellular, it is made up of cell. That's why. ठीक है, सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे बेटा हम अगर बात करें वायरसेस की, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वायरसेस आर ए सेलुलर। वायरस कैसे हैं? ए सेलुलर, वो किसी सेल से बने हुए नहीं है बेटा। ठीक है, वायरस ए सेलुलर है, तो इसको हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में से क्या कहेंगे? कनेक्टिंग लिंक कहेंगे बेटा, क्योंकि लिविंग सेल के बिना इट कैन नॉट मल्टीप्लाई। तो इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नोट कर लीजिए, कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि इट डजेंट हैव इट्स ऑन मशीनरी, ऑन एंजाइम्स, बट वेन एवर इट गेट होस्ट बॉडी, जब इसको मिलती है कोई सेल, तो ये मल्टीप्लाई कर लेता है। ठीक है, what is a cell made up of and what is the structure and structural organization of cell? सेल किससे बना है भाई? अगर सेल को अगर हम देखें तो सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर बेसिक सा स्ट्रक्चर देखिए। अगर हम बात करें, ये सेल है, अगर मैं बात करूँ ये सेल है, तो सेल की ये जो आउटर कवरिंग होगी बच्चों, इसको कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अंदर एक डार्कली स्टेन रीजन है जिसमें उसका डीएनए होता है। वायरसेस में आरएनए भी हो सकता है, बट वायरसेस को हम ए सेलुलर बात करें तो ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होगा। और यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट है बच्चों, सेल्स के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। तो ये बेसिक से स्ट्रक्चर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब आपको पता है बेटा, सेल को एक्सचेंज तो करना होता है ना मटेरियल्स का, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी बेटा? इट हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग मटेरियल। तो कुछ भी अगर मटेरियल को सेल के अंदर जाना है या बाहर जाना है, सो इट विल अकर विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लेकिन सेल मेम्ब्रेन बड़ी ही सिलेक्टिवली परमिएबल है, वो सभी चीज़ों को अंदर नहीं भेजती। ओनली इट परमिट ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस इन द सेल, कि जिन चीज़ों की सेल को ज़रूरत है उन्हीं को भेजेगी। एंड व्हाट विल बी द प्रोसेस? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। यू नो व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न इज़ अ प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है बच्चों, चलिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं बेटा सेलुलर वेस्ट की। आपको पता है हर सेल ग्लूकोज यूज़ करती है फॉर एनर्जी। सो उसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा? वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या रहेगा? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं बेटा ये सेल्स के अंदर जा रही हैं,
ठीक है, ऑक्सीजन आ रही है या, तो ये ब्लड की हेल्प से भी अंदर एंटर करते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से आप बात कर सकते हैं। किसी ऑर्गन तक जानी है चीज़ें तो दैट विल बी अकर विद द हेल्प ऑफ ब्लड, लेकिन अगर सेल के अंदर जानी है तो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न, और वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, डिफ्यूज़न आपको पता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। एक और कॉन्सेप्ट करेंगे बेटा डिफ्यूज़न के अलावा, यहाँ पे हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बेटा इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्पेसिफिकली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में एक ये डिफरेंस है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, राइट। डिफ्यूज़न वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं गैसेस लिक्विड के लिए, ठीक है, और ऑस्मोसिस हम स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, और कब तक कुछ चीज़ें मूव करती है, देखिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें, सपोज दिस इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो इट विल स्टार्ट मूविंग दिस साइड जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन कम है, और जब एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ जब इक्वल अमाउंट ऑफ दैट पार्टिकल्स विल बी देयर, तो ठीक है, इक्वल अमाउंट के जब तो ये जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई बेटा, तब हम ऑस्मोसिस कहेंगे, अब नहीं होगी। अच्छा, सेल के अंदर अगर चीज़ें जा रही है, अगर सेल के अंदर चीज़ें मूव करें तो उसको हम एंडोऑस्मोसिस कहेंगे, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, और अगर सेल से बाहर जा रही हैं चीज़ें तो क्या कहेंगे भाई, सेल से बाहर जा रही हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। अब बात करते हैं सेल से बाहर सॉल्वेंट कब मूव करेगा और सेल के अंदर कब मूव करेगा। ठीक है, तो हम उसको समझने के लिए वी हैव टू डू 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे। वी विल टेक दिस कलर। ठीक है, हाँ, तो देखिए बेटा 3 टाइप्स के कलर की हम बात करेंगे। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब है जब सेम कंसनट्रेशन होगी। मान लीजिए हमने एक सेल को एक सॉल्यूशन में रख दिया, अब यहाँ पे भी सेल जो जिस सॉल्यूशन में रखा है वहाँ पे भी सॉल्यूट की कंसनट्रेशन सेम है, सेल के अंदर भी सेम है, तो क्या होगा, ना तो एंडोऑस्मोसिस होगी ना ही एक्सोऑस्मोसिस रहेगी, एंड द सेल विल रिमेन ऑफ द सेम शेप, सेल की शेप सेम रहेगी, ना ही एंडोऑस्मोसिस होगा ना ही एक्सोऑस्मोसिस होगा, राइट। नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करते बेटा, नेक्स्ट सॉल्यूशन की हम बात करें व्हेन वी हैव, जस्ट वेट, व्हाट इज दैट, let me take colors। नेक्स्ट टाइप के सॉल्यूशन की बात करते बेटा, हाइपोटोनिक। मतलब हाइपो मतलब होता है कम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, जहाँ हमने जिस सॉल्यूशन में सेल को रखा है, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सेल आउटसाइड द सेल इज़ लेस देन द सेल। यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, और सेल सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है, सो व्हाट विल हैपन, द लिक्विड विल मूव इनसाइड। जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सेल के अंदर मूव करेगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट हैव लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एज कम्पेयर टू द सेल। तो व्हाट विल हैपन, सेल के अंदर मूव करेंगे तो इसको एंडोऑस्मोसिस कहेंगे। हाइपोटोनिक होगा तो एंडोऑस्मोसिस होगा। ठीक है, एक और तरह के सॉल्यूशन की बात करते बेटा, दैट इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब है सेल को हमने जिस सॉल्यूशन में रखा है वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, द सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज़ हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सेल। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, सेल का जो भी सॉल्वेंट है, जो भी लिक्विड है, वो बाहर आ जाएगा। सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक। सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक। तो दिस इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक में क्या हुआ था, हाइपोटोनिक में हमने बात नहीं की ना। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब हमने लिया बच्चों,
हाइपोटोनिक, अगर बाहर कंसनट्रेशन कम थी अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो अंदर पानी मूव किया था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव किए थे, तो यहाँ सेल स्वेल हो जाएगी, सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि अंदर वाटर मॉलिक्यूल चले गए। सो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, बेटा ये कॉन्सेप्ट दे कैन आस्क इन एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम में ये कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। चलिए मूव करते हैं। तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, तो ये आप कर लें, तीनों सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल तो है ही है, और साथ साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल ऑल्सो, फ्लेक्सिबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है बेटा? लिपिड एंड प्रोटीन्स। इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोस्फो फोस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम डिस्कस भी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं। तो इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड फॉस्फेट। ठीक है, प्रोटीन्स भी होते हैं उसमें। ठीक है, और अगर सेल के अंदर चीज़ें चली गई तो मैंने आपको बताया एंडोसाइटोसिस, बाहर चली गई तो एक्सोसाइटोसिस। देखिए बेटा, अगर सॉलिड फूड अंदर जा रहा है डिफ्यूज़न से तो उसको हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। सॉलिड फूड बाहर आ रहा है सेल से तो उसको हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। बट अगर यही चीज़ें लिक्विड के केस में हो रही है तो लिक्विड में अगर सेल के अंदर कोई लिक्विड जा रहा है तो इसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। एंड एंडोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी बोलते हैं। एंड अमीबा के केस में बेटा, क्योंकि अमीबा डजेंट हैव अ प्रॉपर माउथ एंड ऑल, तो अमीबा जब चीज़ों को अंदर लेता है ना, फूड पार्टिकल को, फूड सब्सटेंसेस को जब ये अंदर लेता है तो वी कैन यूज़ अ टर्म हेयर फैगोसाइटोसिस। हम यहाँ पे एक टर्म यूज़ कर सकते हैं फैगोसाइटोसिस। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉलिड फूड पार्टिकल इज़ एनगल्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं जो कि अमीबा में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? आपको पता है डिफ्यूजन से। वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? बिकॉज इट डजंट परमिट एवरीथिंग इन सेल। when whatever it want to exchange with its surrounding environment it will be selectively permit only those materials. next coming to cell wall, बेटा आपको पता है प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाद, फॉर एग्जांपल दिस इज सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज इज अ कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड दैट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप ऑफ शुगर, यू कैन से कम्प्लेक्स शुगर होती है. ठीक है, दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट. ठीक है, प्लांट्स को देखिए बाहर रहना है उनको, उनके लिए तो कोई घर में तो नहीं रहते ना, तो दैट सेल वॉल इज़ मेड अप. और अगर यहीं पे एक और चीज़ कर लीजिए बेटा, सॉरी जस्ट वेट, हाँ यहीं पे आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि सेल वॉल प्लांट्स में आपको पता लग गया किससे बनी है, सेल्यूलोज में. यहीं पे आप एक टॉपिक कर लीजिए फंजाई. जस्ट वेट, इट्स स्क्रीन इज मूविंग. फंजाई में किससे बनी है बेटा, सेल वॉल. नोट कर लीजिए, इन फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. किससे बनी है बेटा, फंजाई के अंदर सेल वॉल बनी है काइटिन, दैट इज़ अ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, CHITIN, काइटिन. ठीक है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल नोट कर लीजिए, बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया में किससे बनी है बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो कि शुगर और अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है. ठीक है, नोट इट डाउन. बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल किससे बनी है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी है, दैट इज़ अ आप इसको लिख सकते हैं शुगर प्लस अमीनो एसिड से बना है, ये शुगर प्लस अमीनो एसिड्स. ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन. चलिए, तो सेल वॉल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज, काइटिन या किससे बनी हुई थी, हमने बात किया पेप्टाइडोग्लाइकेन. ठीक है, चलिए बात करते हैं. अभी हमने बात की थी डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है
सेल के अंदर, और उस रीजन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ठीक है। सो इट अपीयर डार्कर देन अदर रीजन्स। तो आप इसको सेफ्रन से, मिथाइलिन ब्लू से, तो इनसे आप इसको सेल्स को स्टेन कर सकते हैं, एंड यू कैन सी कि एक डार्कली स्टेन रीजन बीच में नज़र आ रहा है। अगर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो न्यूक्लियस स्पेसिफिकली न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे बैक्टीरियल सेल गिवन है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है। यहाँ अंदर डीएनए है, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो पैकेजिंग प्रोटीन्स है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको न्यूक्लियोप्लास्ट कहेंगे। और ये देखिए बेटा सेल मेम्ब्रेन, जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेटा, उसमें न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है बीच बीच में चीज़ों के एक्सचेंज करने के, न्यूक्लियर पोर, ठीक है, ताकि जो भी मटेरियल्स का एक्सचेंज करना है। न्यूक्लियर पोर स्पेसिफिकली क्या करता है, डीएनए से जब एमआरएनए बनता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो एमआरएनए बाहर आता है यहाँ से, क्योंकि डीएनए से अल्टीमेटली एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में रिलीज़ करने के लिए ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमआरएनए वैसे साइटोप्लाज्म के अंदर ही बनता है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन जो बनते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। चलिए, तो न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है जो सेल डिवीजन के समय में देखे जा सकते हैं। क्रोमोजोम कंटेन द इन्फॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। वट एवर करेक्टर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम कंटेन डीएनए, डीएनए है उसमें और कुछ प्रोटीन्स है, डीएनए एंड प्रोटीन्स, ओके। एंड इट कैरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। क्रोमोजोम किससे बने, जीन्स, ठीक है। जीन्स इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ डीएनए, यू कैन से, ठीक है। एंड जो अभी मैंने आपको अगर दिखाया कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से एंटेंगल्ड मास की तरह, दैट इज़ एक्चुअली क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। एंड इट टेक्स शेप ऑफ क्रोमोजोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमोजोम्स को सेपरेट करना ईजी है, हम डीएनए को या ऐसे थ्रेड जैसे मटेरियल को सेपरेट नहीं कर सकते। एंड न्यूक्लियस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल रिप्रोडक्शन, यानी कि जब एक सेल से बेटा डिवाइड होकर दो न्यू सेल्स बनती है, डॉटर सेल्स बनती है, तो साइटोकाइनेसिस तो होगा ही, साइटोप्लाज्म तो डिवाइड होगा ही होगा, न्यूक्लियस भी साथ में डिवाइड करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस भी तो चाहिए ना नई सेल्स में। तो कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं न्यूक्लियस डिवीज़न को, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं सेल डिवीज़न को, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैक्टीरिया की बात करें बेटा, ये देखिए ये है बैक्टीरियल सेल, आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल्स में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सिंपल एंटेंगल्ड मास की तरह आपको जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा होगा, एंड इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। इसको न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, न्यूक्लियोइड करेंगे। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बेटा बैक्टीरिया, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दिस आर फ्लैजला, फ्लैजला, दिस हेल्प्स इन मूवमेंट, ठीक है। राइबोसोम्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन से होते हैं, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने आपको बताया, और सेल वॉल है, अभी अभी हमने बात की थी, किससे बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन, दैट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। चलिए, तो न्यूक्लियस के बारे में आपको पता लग गया। इसको प्रोकैरियोट्स में हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स में इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस का मतलब है जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसीलिए बेटा बैक्टीरियल सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोल रहे हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिसमें पुराने तरीके का न्यूक्लियस है। पुराने तरीके का न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी कवरिंग नहीं है। चलो, उसके बाद करते बेटा सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया था, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। द फ्लूइड कंटेंट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल अंदर प्रेजेंट होगा, दैट इज साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेलिज की अभी हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल न्यूक्लियस के ऊपर कवर नहीं है। राइबोसोम होते हैं वो भी मेम्ब्रेनलेस होते हैं, ठीक है। और वहाँ पर मतलब कोई भी ऑर्गेनेली वहाँ पे ऐसी नहीं है जिनमें, बाकी ज़्यादा ऑर्गेनेलिज तो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है प्रोकैरियोट, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज वहाँ नहीं होती। वहीं अगर बात करें, और वायरसेज में तो बेटा कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, ठीक है। तो जब तक उनको कोई लिविंग सेल नहीं मिलेगी, दे कैन नॉट मल्टीप्लाई, दे कैन नॉट डिवाइड, इसलिए उसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। सो आप यहाँ देखिए बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ आपको दिखा रखा है 1 to 10 माइक्रोमीटर, यूकैरियोटिक 5 to 100 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻6 मीटर, ठीक है, मीटर। न्यूक्लियर रीजन, हाँ जी, न्यूक्लियर रीजन क्या बोलते हैं यहाँ, न्यूक्लियोइड बोलते हैं,
दैट इज़ नॉट प्रॉपरली कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। एंड प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम है, यूकैरियोट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है, यहाँ पे नहीं होती और यहाँ पे प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में। सेल ऑर्गेनेलीज, बेटा सेल के अंदर जितनी भी अभी हमने जैसे प्रोकैरियोट्स में देखा राइबोसोम, तो जितने भी स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन के अंदर, तो उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज। वही है डिवीज़न ऑफ लेबर कि एक सेल के अंदर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने हैं, किसी को सेल की क्लीनिंग करनी है, किसी को प्रोटीन बनाना है, ठीक है, किसी को डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो डिफरेंट काइंड की ऑर्गेनेलीज है। किसी को प्रोटीन पैकेजिंग का काम है, लिपिड सिंथेसिस का काम है, तो अलग अलग ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर है, और इसी से एक और ऑर्गेनेली बनती है गोल्जी अपरेटस। फिर सुसाइडल बैग्स है लाइसोसोम, पावर हाउस जिसको माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, प्लास्टिड, ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है बेटा, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब, ठीक है, और सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। चलो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर आप बात करें बेटा, सेल की बहुत ज़्यादा स्पेस इसने कवर कर रखा है। देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, ऐसा। तो इसमें 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड सिस्टर्ने। एंडोप्लाज्मिक में क्या होते हैं, सिस्टर्ने होते हैं बेटा, टिब्यूल्स होते हैं बेटा, और इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिनको हम वेसिकल्स बोलते हैं, वेसिकल्स भी बोल सकते हैं, ओके। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि बेटा रेटिकुलम का मतलब होता है एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस ही ऑक्यूपाई करता है सेल के अंदर। अच्छा, अगर इसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स अगर प्रेजेंट है, देखिए राइबोसोम अगर इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर ऊपर ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स, कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको हम करेंगे SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, फैट से लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। लिपिड आपको पता है मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और प्रोटीन्स तो आपको पता ही है, हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, कितने सारे फंक्शंस रोल प्ले करते हैं। तो देखिए इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, RER, SER जो हमने अभी बात की, ठीक है। SER फैट मॉलिक्यूल लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, जो RER है दैट इज़ हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो लिपिड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के लिए लिपिड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेटा एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर्स गिवन है, ये आप एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करके जाए। प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये एनिमल सेल है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ लाइसोसोम है, ठीक है, दैट आर सुसाइडल बैग। तो सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, लाइसोसोम उसको अपने अंदर ले लेंगे एंड दैट विल उसके अंदर एसिड हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स होते हैं बेटा, जो मटेरियल्स को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी ATP के फॉर्म में बनाते हैं, इसलिए पावर हाउस बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपको बताया कि एक तो ये स्ट्रक्चरल नेटवर्क की तरह काम कर रहे हैं सेल के अंदर, एंड सेकेंडली इट हेल्प्स इन प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस। डिपेंड करता है RER, SER। साइटोप्लाज्म वट एवर फ्लूइड प्रेजेंट इन सेल। न्यूक्लियस आपको पता है जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियस के ऊपर जो कवर है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक और ऑर्गेनेली बन सकती है जिसमें सिस्टर्ने होंगे, टिब्यूल्स होंगे, ठीक है, सिस्टर्ने होगा और वेसिकल्स होगा, उसमें बीच में टिब्यूल्स नहीं होंगे, कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हम बात करेंगे, ठीक है। इट एक्ट एज अ चैनल, नेटवर्क की तरह काम करे ना, ये नेटवर्क की तरह काम करे। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल इन साइटोप्लाज्म या बिटवीन द साइटोप्लाज्म। तो फ्रेमवर्क की तरह या नेटवर्क की तरह हम कहेंगे ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बेटा प्लांट सेल का डायग्राम यहाँ गिवन है। यू कैन सी सेल वॉल प्रेजेंट है बाहर। सेल वॉल आपको पता है किससे बनी है, सेल्यूलोज से, ठीक है। बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ वैक्यूल का साइज़ देखिए बेटा, दिस इज़ वैक्यूल। वैक्यूल सेंट्रल है और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। प्लांट एनिमल सेल में वैक्यूल हो भी तो छोटे होते हैं, ठीक है। बाकी सारी ऑर्गेनेलीज होंगी। प्लास्टिड सिर्फ इसी में प्रेजेंट होते हैं बेटा, प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट है तो वो यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, ठीक है। और SCR बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी हमने जो ऑर्गेनेल डिस्कस की थी, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से पॉइजन्स या ड्रग्स वगैरह को लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एक ऑर्गेनेल है बेटा गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस को जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था दैट इज़ कैमियो गोल्जी, दैट इज़
कैमियो गोल्जी, तो उन्हीं के नाम से है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। कैमियो गोल्जी बेटा इन्होंने जो है ही ऑल्सो डू इन्वेस्टिगेशन कंसर्न विद नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी इन्होंने जो है काम किया है। एंड ही स्पेसिफिकली डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडीज दैट्स आर कॉल्ड गोल्जी एपरेटस, एंड इनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला था 1906 में। ठीक है, गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर की बात करें, कैमियो गोल्जी आप नाम याद रखेंगे बेटा, इसमें फ्लैट स्ट्रक्चर इस तरह से, बट ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे, बट ये कनेक्टेड नहीं है, सिस्टर ने है वेसिकल से। ओके, एंड फंक्शन क्या है बेटा, ये मटेरियल जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोटीन्स बनाता है या जो भी उनको डिस्पैच करने का, यानी कि उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, और ये जो वेसिकल्स है बेटा फिर बाद में इनसे लाइसोसोम्स बनते हैं। लाइसोसोम अभी हमने किया, जिनको सुसाइडल बैग्स हम बोलते हैं। ठीक है, डव साइंटिस्ट है बेटा जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था। इनके अंदर ये यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक ही मेम्ब्रेन होती है, और इनके अंदर कुछ एसिड हाइड्रोलिसिस होते हैं एंजाइम, जो भी वियर एंड टियर सेल के अंदर होता है, टूट फूट जो भी होती है उसको क्लीन करने का ये काम करता है। और कई बार उनको सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने के चक्कर में खुद भी जो है डैमेज हो जाता है इसका स्ट्रक्चर, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनर्जी जनरेशन में, तो इनको पावर हाउस बोलते हैं। एक्चुअली अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें, इट इज़ द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट इज़ रिगार्डेड एज प्रोकैरियोटिक ओरिजिन, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोट्स की तरह 70s राइबोसोम्स हैं, इसके अंदर सर्कुलर जो है DNA है, और दिस इज़ आउटर मेम्ब्रेन, इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और दिस इज़ इनर मेम्ब्रेन दैट इज़ हाईली फोल्डेड, और इसको क्रिस्टे भी बोलते हैं। और क्रिस्टे में ना बेटा यहाँ पे इस तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, F0 F1 पार्टिकल्स, F0 F1 पार्टिकल्स, जिनको ऑक्सीजोम या फर्नांडीज पार्टिकल भी बोलते हैं, ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, और ये एनर्जी जनरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ATP दैट इज़ एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो और इनके पास खुद का DNA है बेटा, तो इनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली बोलते हैं, इनको भी और प्लास्टिड्स को भी। प्लास्टिड्स एनिमल सेल में एब्सेंट होती है बेटा, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। कलर्ड भी हो सकती है क्रोमोप्लास्ट, कलरलेस भी हो सकती है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल वाला हम देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, आपको पता है, जो दैट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दैट हेल्प्स इन, दैट ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट सेल, आपने पढ़ा होगा, लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, और भी ग्रीन रीजन्स में प्रेजेंट होता है। सो अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बट दोनों ही मेम्ब्रेन स्मूथ है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से कॉइन्स जैसे स्ट्रक्चर होंगे स्टैकिंग में, जिनको हम क्या कहेंगे, थाइलाकॉइड, या फिर उस पूरे ग्रुप को ग्रैना कहेंगे, और सिंगल को थाइलाकॉइड कहेंगे। दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टोमा लैमिले, और यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है बेटा उसको कहेंगे स्टोमा। ठीक है, और थाइलाकॉइड्स में थर्ड मेम्ब्रेनस सिस्टम भी हम थाइलाकॉइड में बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि थर्ड मेम्ब्रेनस सिस्टम, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन तो इसकी है ही, और एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थर्ड मेम्ब्रेनस सिस्टम भी हम बोल सकते हैं प्लास्टिड्स में। वैक्यूल यूनिट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है बेटा। वैक्यूल्स में अगर फूड स्टोर होता है तो फूड वैक्यूल कहेंगे, गैस है तो गैस वैक्यूल। ज़्यादातर प्लांट्स में फंक्शनल है बेटा, साइज़ बड़ा होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं होता। और 50 to 90% प्लांट सेल में स्पेस यही ऑक्यूपाई करता है। इसके आउटर जो मेम्ब्रेन है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट यूनिट मेम्ब्रेन होती है, एक ही होती है, और उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो हाँ, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्पेसिफिकली अमीबा के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा, दैट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। जस्ट वेट, ठीक है, अमीबा के अंदर कौन से वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेसिफिक वैक्यूल है जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर या वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं, दैट आर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वैसे भी पूछ सकते हैं कि प्रोटोजोन्स में कौन से वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो दैट आर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। क्वेश्चन देख लीजिए, कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेलीज वी हैव स्टडीड कंटेन और जेनेटिक मटेरियल। यस, क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है, खुद का DNA है उनके पास भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम, अगर सेल को हम डिस्ट्रॉय कर दे क्या हो जाएगा बेटा, उसका सारा फ्लूइड बाहर आ जाएगा। ठीक है, सेल विल नॉट, क्योंकि अगर उसकी मेम्ब्रेन ही रप्चर होगी तो इट विल नॉट सर्वाइव। ठीक है,
नेक्स्ट है व्हाट आर लाइसोसोम, इनको सुसाइडल वैक्यूम कहते हैं बिकॉज दे हेल्प्स टू डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल इन प्रेजेंट इनसाइड द सेल. दे हैव एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल. वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज इन द सेल, यू नो राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज. तो अगर वो RER है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वहाँ पे भी हेल्प करेंगे. इंडिविजुअल राइबोसोम है तो वहाँ पे भी. 70S 80S दो तरह के राइबोसोम्स होते बेटा. प्रोकैरियोट्स में ओनली 70S और यूकैरियोट्स में 70-80 दोनों होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को वी से दैट दे आर हैविंग अ प्रोकैरियोटिक ओरिजिन, क्योंकि उनके पास प्रोकैरियोट्स की तरह या हम कहें बैक्टीरिया की तरह 70S राइबोसोम होते हैं. न्यूक्लियस पे भी कवर नहीं है जिसको न्यूक्लियोइड कहेंगे. DNA भी सर्कुलर है. ये कुछ रीज़न है. सेल डिवीज़न की बात करेंगे बेटा. अगर देखिए बैक्टीरिया के अंदर तो सेल डिवीज़न ही उनका रिप्रोडक्शन का कहें या मल्टीप्लिकेशन का कहें एक ही तरीका है सेल डिवीज़न, बाइनरी फिजन से. ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी बॉडी की बात करें बेटा, हमारी बॉडी में ह्यूमंस में दो तरह का सेल डिवीज़न रहेगा. माइटोसिस और एक रहेगा बेटा मियोसिस. ठीक है, देखिए माइटोसिस इज़ द बेसिस ऑफ सेल ग्रोथ. एक सेल से दो सेल बननी है, 2 से 4 बननी है, तो ये तो सब होगा भी माइटोसिस है. मियोसिस का काम क्या है? मियोसिस का काम है बेटा गैमीट फॉर्मेशन. आपको पता है स्पर्म एंड ओवा जो बनते हैं, मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवम, तो ये गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करती है बेटा मियोसिस. गैमीट में क्या होता है एक्चुअली, स्पर्म मदर सेल के अंदर डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46 और स्पर्म के अंदर 40. तो गैमीट मदर सेल के अंदर चाहे वो फीमेल गैमीट है चाहे वो फीमेल मेल है, तो गैमीट मदर सेल के अंदर हमेशा डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और गैमीट के अंदर हाफ. और ग्रोथ के लिए बेटा माइटोसिस इंपॉर्टेंट है, या कोई वियर एंड टियर होती है तो माइटोसिस. तो बेटा जो एक सेल है जिससे न्यू सेल्स बनती है, तो इन न्यू सेल्स को हम डॉटर सेल्स बोलते हैं, डॉटर सेल्स. और जिस सेल से बनी है बेटा उसको हम पेरेंट सेल कहेंगे. अच्छा, इसको डॉटर सेल ही क्यों कहते हैं? वाई डोंट वी से सन सेल? बिकॉज ओनली डॉटर हैव एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू जनरेशन. अच्छा, माइटोसिस में देखिए 1 से 2 सेल बनी. मियोसिस में एक पेरेंट सेल से कितनी सेल्स बनी? 4 सेल्स. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया. क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं बच्चों. ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है? क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम. क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है डॉटर सेल के अंदर. यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे हाफ हो जाता है. यहाँ पे अगर 2n है, डबल है, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा n. लेकिन यहाँ पे अगर 2n है तो यहाँ डॉटर सेल में भी 2n ही रहेगा. ठीक है, 2n वाली जो सेल्स है बेटा इनको हम डिप्लॉयड कहेंगे. डिप्लॉयड जिसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. और n अगर नंबर हाफ नंबर हो गया तो इसको कहेंगे हैप्लॉयड. ठीक है बच्चों, तो ये है. तो दोनों ही तरह के डिवीज़न इंपॉर्टेंट है. माइटोसिस सिंपल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है और मियोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? गैमीट फॉर्मेशन के लिए. तो ये कुछ चीज़ें थी बेटा जो हमने इस चैप्टर में स्टडी करी. एंड नाउ इफ़ यू आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली, और नाउ यू कैन डू द एक्सरसाइज एज वेल. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट और बेसिक of all this chapter. So I hope this one short video will be helpful for you all, and if you like this video, so do hit the like button, do comment in comment section, only positive comments, okay? Negative comments are not entertained here. और do like, share and subscribe with your friends. ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और किसी और चैप्टर की इस तरह से वीडियो अगर आप चाहते हैं वन शॉट वीडियो, सो do comment in the comment section. Bye bye.